हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो साइंस का जो एग्जाम होने जा रहा है वह 18 फरवरी 2022 को होने जा रहा है ना। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका जो कौन सा विषय का एग्जाम जो है किस तारीख को होगा, है ना, तो आप हमारे वीडियो के इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। आपको वहां पे एक लिंक मिल जाएगा, है ना। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम कौन सा एग्जाम किस डेट को होने जा रहा है ना। तो आपको बता दें कि आपका जो साइंस का एग्जाम होगा वह 18 फरवरी 2022 को होगा, है ना। और जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको वहां पे 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा और उसमें जो है 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का रहेंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा, है ना। और 24 जो है लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें से 12 आपको बनाना रहेगा। और जो है 6 जो है दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें से आपको 3 को बनाना रहेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है जो 80 प्रश्न है उसमें से 40 जो प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव वाला सही में सही, मतलब पूरा 100 में 100 सही करें, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जो आपको प्रश्न कराएंगे इसमें से बहुत सारा जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को हूबहू मिलेगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण में, यानी जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। बी नंबर ऑप्शन बोला कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। और अगला ऑप्शन बोला कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण से बड़ा होता है। और अगला ऑप्शन बोला कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण से छोटा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 2 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि जो प्रकाश है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह कैसे होता है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। बी नंबर ऑप्शन बोला कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। अगला ऑप्शन बोला कि प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। और अगला ऑप्शन बोला कि उपयुक्त सभी कारणों से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण जो है एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तब उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है वह 3 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यानी कि जो क्लोरोफिल का वर्णक होता है उसका जो रंग कैसा होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या फिर सफेद होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी को जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें, क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, है ना। और वीडियो को फटाक से लाइक भी कर दें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 4 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यानी कि जो रक्त है उसमें जो है आयरन की कमी से होने वाला एक रोग जो है कौन सा है। टीबी है, मधुमेह है, या फिर एनीमिया है, या फिर उच्च रक्तचाप है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। यानी कि जो एनीमिया है वह जो है रक्त में आयरन की कमी के कारण होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या बोल रहा है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। यानी कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या फिर H2 और CO2, या फिर इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह भी जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह 6 नंबर। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पदार्थ है जिसका प्रयोग जो है हम लेंस बनाने के रूप में नहीं कर सकते हैं। जल का, कांच का, प्लास्टिक का, या फिर मिट्टी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वह जगह ऑप्शन नंबर डी मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी है उसका जो प्रयोग जो है हम लेंस बनाने के रूप में नहीं कर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न वह है 8 नंबर, क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है ना। तब दर्पण का लेंस संभवतः होगा, यानी जो दर्पण होगा उसका लेंस जो है वह संभवतः कितना होगा, दोनों अवतल होंगे या फिर दोनों उत्तल होंगे या फिर दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, यानी कि दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा या फिर जो दर्पण उत्तल होगा और लेंस अवतल होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होंगे, यानी कि कोई गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -15 है और किसी पतले गोलीय लेंस की जो है उसकी भी फोकस दूरी -15 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जो है दोनों अवतल हो जाएंगे, यानी कि जो दोनों होंगे वह क्या होंगे, तो दोनों अवतल हो जाएंगे, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 9 नंबर, क्या बोल रहा है प्रश्न की सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु होती है, यानी कि जो सामान्य नेत्र होता है उसकी दूर बिंदु होती है, यानी कि कोई सामान्य नेत्र है यानी कि जो हेल्दी नेत्र है उसकी जो है दूर बिंदु होगी 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर या फिर अनंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत, यानी कि जो कोई नेत्र है यानी कि कोई हेल्दी नेत्र है ना, उसका जो है दूर बिंदु यानी कि जो उसका दूर बिंदु यानी कि वह कहां तक देख सकता है वह कितना होगा, तो वह होगा अनंत, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से जरूर से पढ़ लीजिएगा, है ना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं 25 सेंटीमीटर पे गोला लगा देंगे, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 10 नंबर, क्या बोला कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कि कोई नेत्र है जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो अब उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष, यानी कि जब कोई वस्तु निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा तब उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। अगर कोई नेत्र जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा तब उसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, है ना। और आपको बता दें यहां पे देखिए जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, लेंस। तो यहां पे देखिए निकट में हमको न क ट यानी कि 3 अक्षर है ना, तो उसका जो उत्तर होगा उसका हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा 4 अक्षर वाला लेंस, यानी कि अवतल लेंस। यहां पे देखिए अ व त आ ल, है ना। यहां पे देखिए यहाँ पर निकट में 3 अक्षर है ना, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा 4 अक्षर वाला, यानी कि अवतल लेंस, है ना। अगर वही हम आपसे बोल दें कि अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे देखिए दूर में क्या है, द है और र है, यानी कि इसमें 2 अक्षर है ना। तो इसको दूर करने के लिए हम 3 अक्षर वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। 3 अक्षर वाला लेंस यानी कि उत्तल लेंस, यहां पे देखिए उत्तल लेंस, है ना, इसमें 3 अक्षर है। और यहां पे देखिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उसका ऑप्शन हम राइट करेंगे अवतल लेंस को, है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है वह 11 नंबर, क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि किसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय किसकी उत्पत्ति होती है, प्रकाश की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर वसा की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज की, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ग्लूकोज की जो है उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 नंबर, और आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सॉरी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर, यानी कि जो लीवर होता है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16 नंबर है, क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकाश की कौन सी घटना को जो है, परिघटना को जो है प्रदर्शित करता है, यही बोल रहा है प्रश्न। इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का प्रवर्तन, बी नंबर ऑप्शन दिया है
प्रकाश का अपवर्तन, और अगला ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण, और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकिरणन। यानी कि जो टिंडल प्रभाव है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो वह परिघटना को प्रदर्शित करता है कौन सा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकिरणन। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से याद रखना है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 17 नंबर। क्या बोल रहा है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में सामान्य आवेश के तुल्य होता है। यानी कि जो एक कूलम्ब विद्युत का आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन में सामान्य आवेश के तुलना में कितना होता है, 6 गुणे 10 के पावर 17, या फिर 6.25 गुणे 10 के पावर 18, या फिर 1.6 गुणे 10 के पावर 19, या फिर 1.6 गुणे 10 के पावर -19। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25 गुणे 10 के पावर 18, है ना। यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से याद रखिएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 18 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि 1 एम्पियर का परिसार, यानी कि जो 1 एम्पियर का परिसार होता है यानी कि रेंज होता है वह 0.3 एम्पियर है। यानी कि जो 1 एम्पियर का जो रेंज है यानी कि परिसार है वह 0.3 एम्पियर है, और इस एम्पियर के स्केल पर डिवीजनों यानी कि डिवीजन जो होता है जो ऐसे रहता है की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक यानी कि लिस्ट काउंट है। यानी कि एक एमीटर है जिसका रेंज जो है 0.3 एम्पियर है, और इस एम्पियर में जो स्केल है उसमें जो डिवीजन है यानी कि जो इसको बांटा गया है स्केल पर वह 30 है, तब जो है इस एम्पियर का जो है अल्प यानी कि लीस्ट काउंट कितना होगा, 100 एम्पियर होगा, 10 एम्पियर होगा, या फिर 0.1 एम्पियर होगा, या फिर 0.01 एम्पियर होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.01 एम्पियर, है ना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसका सामान्य जो उत्तर होता है जो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से जो सबसे लीस्ट रहेगा वही उसका राइट आंसर होगा, है ना। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन में जो है सबसे लीस्ट जो नंबर है वही होगा, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है 19 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि थायरोक्सिन का स्राव होता है, यानी कि जो थायरोक्सिन है उसका जो श्रवण है कहां से होता है, यानी कि वो कहां से स्रावित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थायराइड से, या फिर यकृत से, या फिर ब्रिक से, या फिर वृषण से। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड से। यानी कि जो थायरोक्सिन है वह किससे स्रावित होता है, तो स्रावित होता है थायराइड से। यहाँ देखिए थायराइड है और यहाँ पे थायरोक्सिन है, यानी कि जो थायरोक्सिन होगा वह थायराइड से ही तो स्रावित होगा, है ना। इसका जो दोनों नाम है वह सेम है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया प्रश्न है यह, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 20 नंबर। क्या बोल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि जो मानव की जो डायलिसिस थैली है वह कौन सी है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। यानी कि जो नेफ्रॉन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। और आपको बताना चाहेंगे कि यह भी क्वेश्चन जो है ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 21 नंबर। क्या बोल रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि जो भोजन का पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैं आपको बताना चाहेंगे कि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सेंटर एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। यानी कि जो भोजन का पाचन है वह किस प्रकार की क्रिया है, तो वह एक प्रकार की उपचयन की क्रिया है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 22 नंबर। क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा, संयोजक होगा, या फिर एम्पियर होगा, या फिर कूलम्ब होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। यानी कि जो विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है? तो वह होता है कूलम्ब। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, 18 फरवरी को, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से देख के जाएं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ऐसा ही मात्रक वाला बहुत बार पूछा जाता है ना, और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना जरूर से रहेगी। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा लें, ताकि कोई भी जो वीडियो हम अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले, है ना। और साथ ही साथ वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अतिभारण, यहाँ देखिए अतिभारण है के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी कि जो अतिभारण होता है ना, उस समय जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि जब किसी परिपथ में अति भारण होता है तब उस समय विद्युत परिपथ में जो है धारा का जो मान है वह बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वह है 24 नंबर प्रश्न, है ना। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न? कह रहा है कि 22, 32, 52, 62 प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में 64 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी जाती हैं, है ना, जोड़ी जाती है। तो कुंडली के एक सिरे के बीच विभवांतर कितना होगा? यानी कि जो कुंडली है ना, एक सेकंड रुकिए, हाँ, जो कुंडली है उसके पहली कुंडली के सिरे के बीच कितना विभवांतर होगा, है ना। इसको देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए यहां पे जो है 22 ओम का एक रेजिस्टेंस है और आगे जो है एक 32 एम्पियर ओम का है, और एक आगे 52 ओम का है ना, और एक आगे उसके 62 ओम का है ना, और ये दोनों आके एक 64 वोल्ट, यहाँ देखिए 64 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है कि यह जो 22 वोल्ट का जो 22 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि कुंडली है, इसके बीच विभवांतर कितना होगा, इसके बारे में हमको बताना है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह सेम क्वेश्चन जो है हम जब क्लास करा रहे थे उसमें करा चुके हैं ना, तो आप उस वीडियो को जरूर से जाके देखिए, उसमें हम इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसका लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो उसका जो आंसर जो है वहां से आप देख के और इसके कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह 25 नंबर। क्या बोल रहा है कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावित होता है, यानी जो एड्रेनलिन हार्मोन है वह कहां से स्रावित होता है, इसके बारे में हमको बताना है। हम आपको बता दें कि यह भी जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है भी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से। यानी कि जो एड्रेनलिन नामक हार्मोन होता है वह कहां से स्रावित होता है? तो वह स्रावित होता है ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से, है ना। तो इसको आप जरूर से याद कीजिएगा, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर। क्या बोल रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें जो है लैंगिक जनन कहां होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों द्वारा। यानी कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें जो है लैंगिक जनन किसमें कैसे होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, फूलों के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वह 27 नंबर। क्या बोला? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है? गोनोरिया, या फिर सिफिलिस, या फिर एड्स, या फिर इनमें से सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जितने भी है ABCD है ये सभी जो है लैंगिक जनन द्वारा संचारित रोग है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर। क्या बोला है कि जनसंख्या निरोधन के लिए पुरुष द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक सरल विधि कौन सी है? डायफ्राम, कॉपर टी, लूप, या फिर कॉन्डम? का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्डम, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला जो प्रश्न है वह 29 नंबर। क्या बोल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है कॉपर टी, स्त्री नसबंदी, या फिर लूप, या फिर पुरुष नसबंदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री नसबंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह 30 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है ना। अगला जो प्रश्न है वह 31 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी कि जो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम है उसमें जो है बाएं हाथ की जो तर्जनी है वह क्या संकेत करती है, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में जो बाएं हाथ की तर्जनी होती है वह किसको संकेत करती है, तो वह संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहां पे हम आपको 31 प्रश्न करा दिए, और ये जो 31 प्रश्न थे बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, तो आप इन 31 प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो जो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें, है ना। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, तो आप हमारे वेबसाइट पे www.atpgurukul.com पे जाएं, है ना। वहां पे आपको जो है साइंस का जो है टेबल मिलेगा, वहां पे मॉडल पेपर सेट 3 के नाम से यह जो मॉडल पेपर सेट है यह जो आपको वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो आप वहां पे जरूर से डाउनलोड कर लें और उसको अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें, है ना। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।